आप इस चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करें राजेंद्र जीएस एकेडमी को और पाएं वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले। पहले ही प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। तो उत्कर्ष शब्द का विलोम होता है अपकर्ष। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए सूता, आत्मजा और दुहिता ये तो होते हैं, लेकिन तनय नहीं होता है। नीचे दिए गए विकल्प में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के समान होते हैं। तो ठीक है, आम्र शब्द जो है तत्सम शब्द है। तालव्य व्यंजन हैं, वे सब तालव्य व्यंजन कहलाते हैं जो तालु से बोल जाते हैं, यानी च, छ, ज और झ। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो क्या है? शब्दों के अर्थ जानना, उसी भाषा का वाक्य संरचना जानना, उसी भाषा का आधिकारिक प्रयोग करना। तो सबसे सटीक जो आंसर है हमारा यही है। किसी भाषा पर अधिकार प्राप्त करना है तो उस भाषा को अधिक से अधिक यूज में लाना है। तो ठीक, ऑप्शन नंबर सी। साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है यानी नहीं होना चाहिए। तो देखिए एकांकी में नहीं होना चाहिए। एकांकी होता है मतलब एकांत में बैठकर मन ही मन आराम से पढ़ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी एकांकी। जिसको व्याकरण का ज्ञान हो, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत आता है। जिसको व्याकरण का ज्ञान हो उसको कहते हैं व्याकरण। उपयुक्त वाक्यांश का चयन कीजिए। बलिदान की भावना के प्रेरक कौन होते हैं? तो बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं देशभक्त, जिनमें देशभक्ति की भावना होती है, देशभक्त होते हैं। किस क्रमांक में सूत सुत 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 शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? सूत देखिए ऊ की मात्रा का अंतर दोनों में, सूत में बड़ों की है और एक में छोटे ऊ की है। तो इसका अर्थ होता है सूत यानी बड़े वाले का होता है सारथी और सुत का होता है पुत्र, यानी सूत सुत का होता है सारथी पुत्र। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण का होगा अनु प्लस ऐषण, अनु प्लस ऐषण। ठीक है। विद्यालय शब्द में है, विद्यालय शब्द में है स्वर संधि। जब विद्यालय शब्द का हम संधि विच्छेद कर देंगे तो क्या बनेगा? विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय यानी आ प्लस आ। तो क्या रहेगा? आ रहेगा यानी स्वर संधि। अब अगला क्वेश्चन है नंबर 12। समास का अर्थ है, थोड़ा ब्लर हो रहा है इसमें इसलिए लिखा है समास का अर्थ है। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो चौराहा जिसमें पहला शब्द में जो गिनती आती है यानी संख्यावाचक शब्द आता है तो वहाँ होता है द्विगु समास। तो ठीक है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? तो ये होती है 9। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। मुख होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रभु सकल कलिबान दहन। उपयुक्त में छंद है, तो इसमें छंद है सोरठा। सोरठा का पता कैसे लगाएंगे? देखिए पहली और तीसरी पंक्ति में होती हैं 11-11 मात्राएं, दूसरी और चौथी में होती हैं 13-13 मात्राएं। अगर मात्राएं आपको गिननी आती हैं तो आप गिन सकते हैं। ठीक है, पहली और तीसरी में मिलेंगी 11-11 और दूसरी और चौथी में मिलेंगी 13-13। टोटल कितनी हो जाती हैं? 24। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला चार चरणों का सममात्रिक छंद कौन सा है? 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद कौन सा है? चौपाई। अब देखिए पैराग्राफ आता है और उसके बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 18 से 20 तक के हमें आंसर देने हैं इसमें। तो पैराग्राफ पहले पढ़ लेते हैं। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का है, नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो उसे सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अब 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इस गद्यांश के बेसिस पे? इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? तो देखिए मैं संगति और कुसंगति की बात करिए। तो ठीक है, इसमें क्या होगा? गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? संगति, कि आपकी संगति कैसी होनी चाहिए। कुसंग का अर्थ क्या है? कुसंग का अर्थ है बुरी संगति। इस गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? तो गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? संगति का महत्व, कि आपकी संगति कैसी होनी चाहिए। अब देखिए आपका आता है अब इंग्लिश का पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 22 है। इन द क्वेश्चन नंबर 21
टू 22 यानी 21 से 22 तक आपको जो वर्ड दिए गए हैं इसका अपोजिट वर्ड बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड है डायलेट। तो डायलेट का मतलब क्या होता है, बढ़ना या बढ़ाना, या फैलना या फैलाना। तो इसके अपोजिट क्या होगा, बढ़ना या बढ़ रहा है, फैल रहा है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, सिकुड़ रहा है। तो सिकुड़ रहा क्या है इसमें, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ना। अगला है पोइंगेंट। शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। तो पोइंगेंट का होता है करुणाजनक यानी मार्मिक, जिसमें दया की भावना होती है। तो ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, तो इसका अपोजिट होगा हैप्पी यानी बहुत खुश वाला यानी ब्लिथ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इडियम फ्रेज दे रखा है पुट ऑफ, इसका मतलब बताना है, यानी ये इडियम फ्रेज दे रखा है, इसका मीनिंग क्या है। तो पुट ऑफ का होता है स्थगित करना, ठीक है। तो आपको पता होगा पोस्टपोन बहुत कॉमन वर्ड है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा पोस्टपोन। यानी पुट ऑफ का मतलब स्थगित और पोस्टपोन का मतलब भी क्या है, स्थगित। स्ट्राइक डाउन का होता है मार गिराना। तो अटैक का भी क्या होता है, आक्रमण करना या मार गिराना। अगला है क्वेश्चन ये फोबिया ऑफ डर्ट। फोबिया ऑफ डर्ट यानी जो जिसको गंदगी से डर लगता हो, तो उसको क्या बोलते हैं, रूपोफोबिया। होम ऑफ स्नेक यानी सांपों का घर क्या कहलाता है, सांपों का घर कहलाता है मान यानी लेयर, ऑप्शन नंबर ए। अब 27 से 30 तक के लिए एक पैराग्राफ दे रखा है, इस पैराग्राफ को पहले पढ़ेंगे, उसका मतलब समझेंगे, और उसके बाद इसके बेसिस पर जो कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं उनका आंसर टिक करेंगे इसमें। तो देखिए, मैं इसको इंग्लिश में पढ़ने के बजाय आपको हिंदी में इसका मतलब बता देता हूँ, आप इसको पढ़ लेना इंग्लिश में। ये कह रहा है 29 सितंबर 2011 को हिंदुस्तान टाइम्स ने दिल्ली में मलेरिया को लेकर एक रिपोर्ट दी और बताया कि जितनी संख्या मलेरिया केसों की बताई गई है अथॉरिटीज़ के द्वारा, उससे 3 गुना ज़्यादा है। उसी समय मुंबई नगर पालिका में बताया गया कि मलेरिया से 2010 में 145 लोगों की जान गई है, लेकिन ये खबर भी प्रजा नामक एनजीओ है उसने उजागर की है। आरटीआई से पता चला है कि 1190 मौतें हुई हैं, और यूके मेडिकल जर्नल एक लैंसर है, लैंसर नामक पत्रिका ने सुझाव दिया कि संपूर्ण देश में जांच होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो प्रत्येक वर्ष 2,05,000 से ज़्यादा केसेस भी हो सकते हैं, जो WHO की रिपोर्ट से 15,000 से भी ज़्यादा हैं, ठीक है। WHO की रिपोर्ट से 15,000 से कहीं ज़्यादा है। लैंसर पब्लिकेशन पेपर विवादों में रहा है और स्पष्ट है कि मलेरिया मौतों की ग्रॉस रिपोर्टिंग हुई है, यानी जो आंकड़े देने चाहिए थे वो आंकड़े दिए नहीं हैं इसमें। अब इसमें लिखा है द फाइंडिंग्स ऑफ लैंसेट वर पब्लिश्ड आफ्टर। तो आप इसको इंग्लिश में पढ़ लेना, उसके बेसिस पर ऊपर ही इसका आंसर है, ठीक है। ये लिखा है नेशन वाइड इंटरव्यूज अंडरटेकन, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है वन ऑफ द बिग रीजन फॉर मलेरिया डेथ इज, मतलब मलेरिया फैलने का एक कारण क्या है, या मलेरिया से जो मौतें हुई हैं उनके फैलने का एक कारण क्या है। तो इससे क्या, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ मलेरिया डेथ्स, यानी जो मलेरिया की में डेथ हुई है एक्चुअली वो पूरी तरह से सही बताई नहीं गई हैं, अंडर रिपोर्टिंग हुई है उनकी। 29 है द हिंदुस्तान टाइम्स फाउंड दैट द नंबर ऑफ मलेरिया केस कोजेज इन 2011 वाज, पहले की अपेक्षा कितनी हुई है, 3 गुना, 3 टाइम्स एंड नंबर रिवील्ड बाय द अथॉरिटीज़, जो उन्होंने बताई गई हैं उससे कहीं ज़्यादा हुई, यानी 3 गुना हुई हैं। व्हाट इज़ द हैबिट मेंशन इन द पेसेज, द हैबिट का मतलब क्या बताया गया है जो इसमें पेसेज में बताया गया है, हाइडिंग द रियल फिगर ऑफ मलेरिया केसेस, यानी इसका मतलब क्या है कि जो मलेरिया की जो एक्चुअल फिगर है केसेस की वो उसमें छिपाई गई है। अगला आ रहा है हमारा संस्कृत का पोर्शन। संस्कृत में 31 क्वेश्चन है, छात्र पढ़े हुए श्लोकों को कंठाग्र करेगा, यह व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य का है। छात्र पढ़े हुए श्लोकों को कंठाग्र करेगा, यह व्यवहार का परिवर्तन है अभिरुचि का, यानी इसमें अभिरुचि होगी तो कंठाग्र कर लेगा, नहीं होगी तो नहीं कर पाएगा। छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने हेतु सहायक सामग्री है। उच्चारण अभ्यास यानी प्रोनाउंसिएशन करने की, कैसे किस शब्द को बोला जाता है, तो उसके लिए सबसे सटीक सामग्री क्या है, टैप रिकॉर्डर। टैप रिकॉर्डर को बार बार सुनेगा, कौन सा शब्द कैसे बोला जाएगा वो उसके द्वारा सीखेगा। निम्नलिखित में से बाणभट्ट की कृति नहीं है,
तो देखिए बाण की जो पहली 3 है ए, सी और बी, ये तीनों हैं, लेकिन 10 कुमार चरितम 10 कुमारों के द्वारा लिखी गई है, लेकिन इसके मेन जो लेखक है महर्षि दंडी। ठीक है। आकर्षण शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो इसमें है सत्र। ठीक है। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी और संस्कृत के अलग अलग हैं। आप संस्कृत के देख लीजिएगा एक बार, हिंदी के तो आपको शायद पता हो, लेकिन संस्कृत के एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पास होना इसमें भी जरूरी है। कृतार्जुनियम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त प्रमुख छंद है। तो एक कृतार्जुनियम क्या है? एक महाकाव्य है, और इस महाकाव्य में कुल 18 सर्ग हैं। तो इसके प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद कौन सा है? वंशस्थ। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं छोटा ए, छोटी ई, छोटा ऊ, री और ऋ। स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं। तो देखिए स्पर्श व्यंजनों के वर्ग कौन कौन से हैं? 5। कै वर्ग, च वर्ग, कै, च, ट, त, प। ठीक है। ये वर्ग जो हैं ये सब किस में आते हैं? स्पर्श व्यंजन में। गै व्यंजन क्या है? गै व्यंजन किस में आता है? स्पर्श व्यंजन में। प्राणियों संख्या 18 है। गंगोद्गम का संधि विच्छेद है। तो गंगोद्गम का संधि विच्छेद है गंगा प्लस उद्गम। अब आते हैं साइंस के क्वेश्चन। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बहुत कॉमन क्वेश्चन आपको पता होगा, H2O। रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? तो रक्त की शुद्धि होती है किडनी में, यानी हिंदी में बोलेंगे गुर्दे में। लाल ग्रंथियों द्वारा कौन सा पाचक रस स्रावित होता है? तो लाल ग्रंथियों द्वारा टॉयलिन एंजाइम से वो इसमें स्रावित होता है। किस प्रकार के वस्त्रों में अरारोट का कलफ लगाया जाता है? किस प्रकार के वस्त्रों में अरारोट का कलफ लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है सूती वस्त्रों में। निम्न में से किस प्रकार का मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? देखिए पौधों में जो जल ग्रहण किया जाता है नीचे से ऊपर के लिए, पौधे ये जड़ होगी इसकी, पौधे इस तरह हो गए इसके, तो जमीन में से जो जल जाएगा ऊपर के लिए जाएगा। जैसे कि हम मिट्टी के तेल वाले लैंप में जो तेल चढ़ता था ऊपर, केवल वही प्रक्रिया उसमें भी केसिका की तरह चढ़ता था, यानी नीचे से ऊपर के लिए। ठीक है। तो पौधे में जो जल चढ़ता है नीचे से ऊपर के लिए, जिसको बोलते हैं केसिका जल। दूध में सर्वाधिक वसा उत्पादन वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? मतलब वो भैंस की नस्ल कौन सी है जिसमें सबसे ज़्यादा फैट होता है, वसा होती है? तो वह है भदावरी भैंस, यानी नस्ल का नाम है भैंस की। गुल्ली डंडा फेलेरिस माइनर किस फसल का प्रमुख खरपतवार है? देखिए खरपतवार बोलते हैं घासों को, यानी जो फालतू घासें खेतों में जंग आती हैं, तो वो है गेहूं का। भंडारण के समय बीज में नमी प्रतिशत होनी चाहिए? तो नमी 8 से 10% होनी चाहिए किसी भी बीज के भंडारण में। अगर आप किसी बीज का भंडारण कर रहे हैं तो उसमें नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 8 से 10%। निम्न में से कौन भू क्षरण का कारक नहीं है? यानी किससे भूमि का क्षरण नहीं होता है, यानी भूमि का नुकसान किससे नहीं होता है? ढाल के विपरीत जुताई करना। अगर आप ढाल के विपरीत जुताई करेंगे तो देखिए मिट्टी ढाल की तरफ को जाएगी। ठीक है। यानी खेत एक तरह से लेवल में होगा, नीचे से लेवल से ऊपर के लेवल पर जाएगा, यानी लेवल में हो पाएगा। तो इससे क्या होगा? हमारा भूक्षरण नहीं होगा और खेत जहाँ तक भी है समतल रहेगा। इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है? तो देखिए नीले रंग इसके पहचानते हैं विब की ओर से, VIBGYOR। इधर से शुरू करेंगे, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और इंडिगो। इंडिगो होता है गहरा नीला रंग। तो ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गहरा नीला रंग। अब आता हमारा मैथ का पोर्शन। 7 संख्याओं का औसत 18 है। 7 संख्याओं का ये कितना है? 18 है। और आगे कह रहा है उसमें, यदि उनमें एक संख्या 17 हो और उसे 31 से बदल दिया जाए। तो देखिए एक संख्या हमारी 17 तो है, लेकिन उससे किससे बदल दिया? 17 से बदल दिया, तो औसत कितना हो जाएगा? 18 को तो जहाँ का है वहीं का वहीं रखिए, इसको कितना परिवर्तन आया फिर से इसको 7 से भाग कर दीजिए। ठीक है। 18 प्लस 31 में से 17 गए तो ये बचेंगे 14 बचे बटे 7। तो 18 प्लस 7 दूनी 14, यानी 2। 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा?
20, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 20, यानी ऑप्शन नंबर सी। एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है और उस पर नकद भुगतान के लिए 10% छूट देता है। तदनुसार उसका लाभ कितने प्रतिशत होगा? तो देखिए इसमें सबसे पहले कॉस्ट यानी लागत मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस। सीपी हमने एज्यूम कर लिया 100 रुपीज़ है, 25% एमआरपी अधिक है इससे, सीपी से, तो यानी एमआरपी कितना हो जाएगा हमारा 125 रुपये। ठीक है, डिस्काउंट कितना मिल रहा है हमें 10% मिल रहा है यहाँ पे। अब हमें मेन चीज़ क्या निकालनी है, सेलिंग प्राइस निकाल देंगे इसमें, तो इसका प्रॉफिट पता चल जाएगा कितना है। अब इसके लिए सूत्र होता है एमआरपी बराबर, अगर नहीं पता हो तो नोट कर लीजिए, एमआरपी बराबर सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, एमआरपी कितना है हमारा 125, सेलिंग प्राइस को वहीं रखिए 100 अपॉन 100 माइनस डी कितना है 10%, यानी 100 में से 10 गए तो ये कितने बचेंगे 90। तो सेलिंग प्राइस हमारे कितना आ जाएगा, ये उसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 112.5। ठीक है, 112.5 हमारा इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना है 112.5, कॉस्ट प्राइस है हमारा 100 जो हमने एज्यूम किया था। ठीक है, अब हमें इसका प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट कितना हो गया, ठीक है, प्रॉफिट हो जाएगा 112.5 माइनस 100 यानी 12.5। अब इसको अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे, जब हमारे सी पे 100 है तो ये ही आना है हमारा, तो ये जो प्रॉफिट परसेंटेज है हमारा कितना हो जाएगा 12.5%। जब कॉस्ट प्राइस 100 है, अगर इसको 100 पे ही निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12.5% ही आना है, क्योंकि हम ऑलरेडी सीपी को 100 ही माना है और परसेंटेज भी कितना होता है हमारा 100 का ही परसेंट होता है। अब देखिए त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री। देखिए ये जो डिग्री है 5 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री 85 प्लस 90, ये देखिए कुल पद बैठेंगे ये 18 बैठेंगे, क्योंकि 5 से शुरू है 90 पे खत्म है, 90/5, तो ये कितने बैठेंगे 18 पद हैं। अब हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर 5, इसको हटा दे रहा हूँ मैं भी, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85, इसमें कुछ ऐसे पद मिलेंगे जिनके योग से हमें इसे 90 हो जाएंगे, ऐड होकर 90 होने हैं। तो ऐसे हमारे कितने पद बैठने हैं, डबल में 8 पद बैठने हैं। साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 15, उसके बाद साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80, साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 75। ये हमारे इस तरह के 8 पद बैठने हैं, लेकिन इसमें 2 पद इसमें बच जाएंगे। कौन कौन से बचने हैं हमारे, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब आपको एक सोल्व करके दिखा रहा हूँ मैं इसमें, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर कितना 85, इसको चेंज करके लिख लीजिए, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 90 माइनस 5, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 5 लिख सकते हैं इसको। अब साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो साइन स्क्वायर 5 प्लस कोज स्क्वायर 5, तो ये साइन स्क्वायर 5 प्लस कोज स्क्वायर 5, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा होता है 1, जब दोनों की डिग्री वैल्यू जो 1 है इनकी, तो ये कितना हो जाएगा 1 वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमारे पहले जो 8 पद बैठ रहे थे 1 गुणा 8, सबकी वैल्यू इनकी 8 आ जाएगी। अब हमारे बैठ रहा था साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 का मान कितना होता है 1/√2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। साइन 90, साइन स्क्वायर 90 यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 8 प्लस 1/2 प्लस ये 1 आ गया, 8 और 1 9, ये हो गई 9.5, यानी 9 सही 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। 0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपाती कौन सा है, 0.8 बिंदु, 0.2 4 बिंदु, 0.2 इंटू एक्स, इसको आप सोल्व करना, 0.8 अपॉन 0.2 बराबर 0.2 अपॉन एक्स। ठीक है, 10 में बढ़ा दिया, 2 चौक 8, एक्स बराबर 0.2 अपॉन
हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 20 कटेगा, इसका जाएगा 0.05 हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि 1/20 बचा 0.05, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर 35, x प्लस वाई दे रखा 5 हो, तो 1/x प्लस 1/y का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसका ही सोल्व करते हैं, 1/x प्लस 1 को सोल्व करते हैं तो क्या आता है, तो ये आ जाएगा y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई, यानी इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई भी लिख सकते हैं। यानी हमें दो वैल्यू चाहिए, x प्लस वाई की चाहिए और एक्स वाई की चाहिए, और x प्लस वाई की हमें दे रखी है ऑलरेडी, यानी 5, ठीक है। हमें एक्चुअल में किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, और हमें x की घात 3 प्लस वाई घात 3 की दे रखी है और x प्लस वाई की दे रखी है। तो सबसे पहले x की घात 3 प्लस वाई घात 3 किस में आता है, ये थोड़ा सा आइडिया लगाइए। x प्लस वाई की घात 3 कर लेंगे तो ये कितने बैठेगा, x की घात 3 प्लस वाई घात 3 प्लस 3xy, और ब्रैकेट में कितना आएगा x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू रखेंगे कितना है, 5 की घात 3 हो जाएगा ये। इसकी वैल्यू कितनी है 35, ओनली 35 है, प्लस 3। एक्स वाई की हमें वैल्यू नहीं पता है, एक्स प्लस वाई की पता है कितनी है, 5 है। ये हो जाएगा 5 पंजे 25 पंजे 125, इसको -35 और ले आओ, इधर को ले आओ, इसको बराबर से इधर ले आएंगे तो माइनस में चला जाएगा, बराबर 5 दिया 15 एक्स वाई, 125 में से 35 के ये बचेंगे 90 बटे 15 इधर से आ जाएगा, बराबर एक्स वाई, यानी एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई है 6, 15 छक्का 90 हो गया। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारी 6, 15 छक्का 90 होते हैं ना, 6 नीचे 6 आई है और ऊपर एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी तरह की 5, यानी 5 बटे 6 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। और 56 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि ए एक ऐसे लंबवृत्तीय बेलन के आयतन का द्योतक हो जिसकी ऊंचाई और व्यास एक समान है, थोड़ी डेफिनेशन मतलब इसमें क्वेश्चन की भाषा थोड़ी टिपिकल कर रखी है, डरने की कोई बात नहीं है। और बी एक ऐसे गोले का आयत का द्योतक हो जिसकी त्रिज्या उक्त बेलन की त्रिज्या के बराबर हो, तो ए बटे बी कितना होगा। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ए इंडिकेट कर रहा है बेलन को, यानी बेलन का चित्र बना लीजिए पहले तो कन्फ्यूजन से हटने के लिए। लंबवृत्तीय बेलन के आयतन का द्योतक हो जिसकी ऊंचाई और व्यास एक समान है, यानी व्यास कितना होता है किसी का भी 2r होता है, यानी रेडियस का डबल, आधा तो त्रिज्या तो r ही रहेगी लेकिन व्यास क्या होता है 2r होता है, यानी ऊंचाई जो है उसकी व्यास के बराबर है, व्यास तो 2r ही होगा, ठीक है। ये इतना होना, इसका आयतन कितना होगा पाई r² h की जगह कितना हो जाएगा हमारा 2r। ये तो होगी हमारी ए की वैल्यू। उसी तरह बी की वैल्यू क्या है, बी के लिए क्या रहा है, जिसकी त्रिज्या उक्त बेलन की त्रिज्या के बराबर हो, यानी बेलन की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या बराबर होनी चाहिए। अब गोले का आयतन क्या होता है हमारा 4/3 पाई r क्यूब, ये तो सेम रहेगा। अब हमें ए बटे बी निकालना है, तो ए बटे बी रख दीजिए, ए बटे बी पाई r², h की वैल्यू कितनी है 2r अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। देखिए पाई r क्यूब से पाई r क्यूब कट गया, r² यहाँ से मिल गया, एक r यहाँ से मिल गया। अब ये बचा 2/4/3, अब 3 चला जाएगा ऊपर, यानी 6 बटे ये हो जाएगा 4, 3 दूनी 6, 6/4, इसको 2 से काट लेंगे, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी 3/2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। एक पंसारी नकली तौल का प्रयोग करके बीज खरीदते और बेचते समय दोनों बार 10% धोखा देता है। ग्राहक को धोखा दे रहा है, अपने आप को नहीं, अपने आप तो प्रॉफिट कमा रहा है। उसके लाभ में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी, तो देखिए 10% कमा रहा है, ठीक है, नकली 10% कमा रहा है। एक पर्सन नकली तौल का प्रयोग करके बीज खरीदते और बेचते समय दो बार कमा रहा है, तो 10 इसके लिए a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 वाली ट्रिक यूज करेंगे, ठीक है। अब वैल्यू रख देंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100, 20 यहाँ से हो गया प्लस 100 बटे 100, यानी 1 यहाँ से हो जाए, यानी 21% का उसका सीधा सीधा प्रॉफिट हो रहा है। 58 क्वेश्चन, यदि x की घात 3 प्लस x² माइनस 5x प्लस लैम्डा व्यंजक x माइनस 2 से विभाजित हो जाए
यानी विभाजित हो रहा है इसका, आपको ये मान के चलना हो जाए यानी हो रहा है। तो लैम्डा का मान क्या करना है, तो देखिए x से विभाजित हो रहा है तो x मान 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 इस समीकरण में पुट कर दीजिए। ठीक है, मैं ये पुट कर दे रहा हूँ। 2 की घात 3 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा 2 प्लस लैम्डा बराबर 0, क्योंकि हमें लैम्डा की वैल्यू निकाली है तो बराबर 0 रख देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4 माइनस के 10 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 2। आंसर आपका आ जाएगा इसका, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। एक त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, थोड़ा ब्लर हो रहा है, और BC बराबर √2 AB, √2 अलग है AB अलग है, BC बराबर √2 AB, तो एंगल ABC कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं इसमें बना दे रहा हूँ इसका। एंगल ABC हमें इसमें फाइंड करना है। A रख लिया है, B रख लिया है, ABC रख लिया। तो देखिए इसमें ऑलरेडी क्या रहा है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, यानी ये एंगल कितना होगा 90, क्योंकि हमारी पाइथागोरस प्रमेय वाली जो समीकरण है ऑलरेडी इसमें फिट बैठ रही है। ठीक है, ABC। अब इसमें दे रखा है AB स्क्वायर, जो दे रखा है उसको लिख लीजिए, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, और आगे भी दे रखा है BC बराबर √2 AB, यानी ये BC बराबर √2 AB। अगर हम इसका वर्ग करेंगे BC स्क्वायर बराबर 2 AB स्क्वायर हो जाएगा। अगर दोनों साइड वर्ग करेंगे तो रूट इसका हट जाएगा, उस पर लग जाएगा। अब इस वैल्यू को BC स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, कर देते हैं, यानी कितना था AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, BC की वैल्यू पुट कर देंगे 2AB स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर माइनस के AB स्क्वायर, यानी ये वाला। तो AC बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर का, यानी AC बराबर AB, यानी दो भुजाएं हमारी बराबर बैठ रही हैं, A B और C। AC बैठ रही है बराबर और AB बैठ रही है बराबर, ये दो भुजा बराबर हैं, तो ऑलरेडी तीसरी का जो एंगल होगा इनका, तो ये हो जाएगा 90/2, 90/2, यानी 45 इनका हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक कार्य को 20 दिन में A करता है 20 दिन में, B उसी कार्य को 40 दिन में करता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें तो 5 दिन में मिलकर कार्य करें, लेकिन 5 दिन करें तो शेष कार्य कितना बचेगा। तो देखिए एक काम करता है 20 दिन में, B करता है 40 दिन में, अगर दोनों मिलकर करें 5 दिन तक कर लें, उसके बाद शेष कितना बच जाएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो पहले देखिए एक दिन का निकाल लीजिए, एक दिन का निकालेंगे तो 1/20 प्लस 1/40 एलसीएम ले लीजिए, 40 एलसीएम हो जाएगा, 20 दूनी 40, 3/40 आएगा, ये तो आगे एक दिन का। अब 5 का भी यहीं निकाल दीजिए, एक दिन का इतना है तो 5 दिन का कितना होगा, 5 गुणा 3/40, 5 अट्ठे 40, यानी 3/8 ये हो गया, 5 दिन का काम आ गया। हमें निकालना कितना है, कितना शेष बचा ये निकालना है। तो एक मतलब काम कितना होता है, एक होता है, इसमें से इतना पोर्शन हमें निकाल देंगे, इसमें से 8 माइनस 3/8, यानी 5/8 कितना बच जाएगा, हमारा कार्य बच जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी यदि 2x + y बराबर 6 तथा x बराबर 2 रेखीय समीकरण हो तो उन दोनों समीकरणों के लेखाचित्र का मिलन बिंदु क्या होगा। 2x + y बराबर 6 दे रखा है इसमें, और x बराबर 2 दे रखा है। तो देखिए ये जो इक्वेशन दे रखी है इसमें x बराबर 2 रख के y की वैल्यू निकाल लीजिए, 2 गुणा 2 + y = 6, तो y बराबर 6 माइनस 4 कितना जाएगा 2, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू भी 2 है, तो उनका दोनों का मिलन बिंदु जो होगा 2/2 पर होगा। 2/2 मतलब चतुर्थांश खरीद लीजिए, अगर ऊपर से 2 है, ठीक है, क्षैतिज से 2 है और ऊपर से 2 है, तो इनका ये क्या हो जाएगा, मिलन बिंदु 2। अगला क्वेश्चन, 1570 का स्क्वायर प्लस 1571 का स्क्वायर प्लस 1572 का स्क्वायर प्लस 1573 का स्क्वायर में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा।
1570 का जो इकाई का अंक है पहला 0 का स्क्वायर ले लीजिए, आपको इकाई का अंक लेना है। 71 वाले में 1571 वाले में का भी एक इकाई का ले लिया है, 1572 का भी इकाई का ले लिया है, 1573 वाले का भी इकाई का ले लिया है। इनको थोड़ा सा सोल्व कीजिए। 0 + 1 + 4 + 9 ये कितना बढ़ेगा, 9 4 13 14। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या आएगा इसमें 4। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है 62 का ए। एक कार 64,000 में बेचने पर भी राव को 20% हानि हुई, तदनुसार उस कार का लागत मूल्य कितना था। 64,000 में बेचने पर भी 20% की हानि हुई, यानी सेलिंग प्राइस कितनी है 64,000, हानि कितनी होगी लॉस 20% हानि हो गई। और उसमें कॉस्ट प्राइस पूछा है, यानी लागत कितनी थी। तो देखिए इसके लिए मैं आसान से आपको फार्मूला बता दे रहा हूँ। सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 100 प्लस माइनस प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में प्लस ले लीजिए, और लॉस होता है तो माइनस ले लीजिए अपॉन 100। इस वैल्यू में पुट कर दीजिए, वैल्यू आपकी आ जाएगी 80,000 निकल के आएगी इसकी, ठीक है। 80,000 वैल्यू निकल के आएगी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं निकाल के दिखा रहा हूँ इसमें। 64,000 हमारी क्या होगी सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, नुकसान कितना हो रहा है 100 माइनस के कितना नुकसान है 20%, 100 माइनस 20 अपॉन और ये 100, 64,000 गुणा 100 बटे 80, ठीक है, बराबर CP। ठीक है, 80 से इसको काटेंगे 64, कितना कटेगा 8 बार कटेगा, ठीक है। 2 जीरो यहाँ से बच जाएंगे और 2 जीरो यहाँ से बच जाएंगे, तो ठीक है कितना हो गया 80,000, यानी लागत कितनी थी उसकी एक्चुअली 80,000 की लागत थी। वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया, 31% कर्मचारियों ने किया। कर न देने वाले शेष कर्मचारी कितने 20,700 हैं। कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। 31% ने कर का भुगतान किया तो 69% ने नहीं किया, ठीक है। 69% वालों की संख्या कितनी आ जी 20,700, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है 1% निकाल लीजिए, 1% वाले कितने बैठेंगे 20,700 अपॉन 69, ठीक है। 69 से 3 वाले डिवाइड हो रहा है, 69 3 जो होते हैं 207, यानी 300 आ गए आपकी। 1% कितना है 300 के बराबर है। अब कुछ भी हो अपने आप में, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, यानी इसका 100% निकाल लेंगे, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100% कितना हो गया, यानी टोटल कितने थे, तो 300 गुणा 100, तो ये कितना हो जाएगा 30,000। तो ऐसे लोग कितने हैं, कर्मचारी कुल संख्या कितनी है 30,000। एक समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा में चल रही हैं। ध्यान दीजिए एक ही दिशा में चल रही हैं दोनों, ये भी और ये भी। पहले चल रही है 46 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी चल रही है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। उनमें तेज़ गति वाली गाड़ी धीमी गति वाली गाड़ी को 36 सेकंड में पार कर लेती है। देखिए ऊपर तो दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में यूनिट दे रखी है, नीचे दे रखी है सेकंड में, हम चेंज करेंगे लेकिन बाद में। तो देखिए इनकी रिलेटिव स्पीड देख लीजिए पहले। रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 46, क्योंकि एक दिशा में चल रही है तो माइनस हो जाएगी। ये कितनी आएगी 10 किलोमीटर पर आवर। 46 में से 36 के कितने बचे 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है 10 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं इसके। 2 पंजे 10, 2 नम 18, यानी 25/9 प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब हमें क्या निकालना है, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है, और दोनों एक समान लंबाई की हैं, यानी पहली वाली भी x है तो दूसरी वाली x है, तो टोटल लंबाई कितनी होगी रेलगाड़ी x प्लस यानी 2x हो गई हैं। तो अब फार्मूला फिट कर देंगे। टाइम हमें दे रखा है 36 सेकेंड। चाल यानी स्पीड बराबर, स्पीड कितनी है हमारी, जो रिलेटिव स्पीड निकाली है 25/9। चाल बराबर दूरी कितनी है 2x, चाल बराबर दूरी बटे समय कितना है 36। अगर जब आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, मैं ही करता रहा हूँ, 18 9 दूनी 18, यहाँ से करिए, और 25/1 बराबर x/2, तो
तो x बराबर कितना आएगा 50। ठीक है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 50 मीटर है ओनली। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो अपरिमेय क्या है पाई। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है? देखिए √4 है इसमें, तो √4 क्या है? √4 की कोई वैल्यू होती है अपने आप में, तो सटीक वैल्यू होती है। तो ये क्या है √4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यानी ये एक संख्या है परिमेय संख्या।